हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का सेट 2। तो हम देखेंगे कि ये जो जैक द्वारा निकाला गया सेट 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप इसे बढ़िया से तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से दिया गया है कि विषय जो है ये साइंस का है और 1 घंटा 30 मिनट इसका समय है, पूर्णांक 40 है और कुछ समय निर्देश दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इस निर्देश को देखने के बाद हम क्वेश्चन में चले आएंगे। क्वेश्चन और फर्स्ट देखेंगे कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या हो सकता है। इस 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू जो होता है R/2 होता है। तो ये सेकंड नंबर, इसका 1 नंबर का बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के दर्पण द्वारा किस दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सही। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 7 में कि एफ का मान 12 सेंटीमीटर तब आर का मान क्या होगा। तो आर जो होता है किसी भी अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, आर जो फोकस वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, मतलब 2f होता है। तो हम लोग 2 × 12 अगर यदि पुट करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीपों में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस के सामने यदि किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आभासी व सीधा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 डायप्टर मात्रक है। डायप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है, लेंस की क्षमता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा। तो 2 डायप्टर यानी फोकसांतर जब हम निकालेंगे एफ इक्वल टू होता है 1/p। जब इसका मान हम पुट करेंगे P2 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये कट के आएगा 50, कितना आएगा कट के 50, तो ये बन जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वह आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग आइरिस बोलते हैं। 12 का ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि मानव नेत्र की जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है दृष्टि पटल, और वो ऑप्शन हो जाएगा डी जो बिल्कुल सही है, 13 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन बात करें कि 14 नंबर में क्या दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभिकारक टूट कर 3 उत्पाद का निर्माण कर रहा है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यानी ये टूट रहा, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो 14 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर के निम्नलिखित में कौन से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो इसमें गौर से देखने के ऊपर पता चलता है कि डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद की ओर सभी एलिमेंट इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर के दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो हम जानते हैं उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि अब रिएक्शन के अनुसार यानी जो यहाँ अभिक्रिया दिया उसके अनुसार कॉपर में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें ये 16 का क्या हो जाएगा बी। 17 नंबर हम देखेंगे विकृत गंधीयता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो ये होता है उपचयन अभिक्रिया के कारण। तो 17 का ए नंबर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए 18 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 19 नंबर की लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सा अभिक्रिया होता है। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है लिटमस पत्र है एक जो प्राकृतिक सूचक है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि 21 नंबर के निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एसिड में अगर डालेंगे तो लाल होगा, अदरवाइज लाल नहीं होगा। तो डी जो है वो डी क्या है, ग्लूकोज है, जिसमें हम लिटमस पत्र डालेंगे तो वो लाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन नंबर 22
कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो वो है कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या हो जाएगा कि क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो यहाँ चलो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही है, 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, तो अग्निशमन यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता था? अग्निशमन यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, तो 23 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 की, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 4 दिया है, मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि ए का जो दिया है वो कितना है, 2 है, और बी का 7 है, और सी का 10 है, और डी का 14 है। तो हम जानते हैं कि अम्ल उसको कहेंगे जिसका pH मान <7 हो, 7 से कम हो, तो उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पहला ही देख रहे हैं कि ए का जो है वो 2 है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें 26 नंबर, तो वो क्या है कि इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, तो 26 यानी 26 नंबर में जो दिखाया गया है एक फिगर में, वो क्या दिखाया गया है कि सिल्वर क्लोराइड दिखाया गया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जाता है, तो इसमें जो हो रहा है एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया, 26 का बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जीव प्रक्रम में होता है, तो वो होता है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो ये 28 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जल, जल के टूटने से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 29 नंबर, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में जो पोषण होता है उसे हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। और 30 नंबर में है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हम मानते हैं कि आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, लेकिन आपको यदि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो आप रिवीजन के तौर पर कम से कम एक बार इसे ज़रूर देखें। तो अगला क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या है 31 नंबर की, 31 नंबर में श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य में होता है, 31 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जाइलम उत्तक के द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 33 नंबर, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, तो वो होता है जनन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो ये पुनरुद्भवन जनन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 35 नंबर की, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है परागण, जो बी में दिया है, यानी 35 का बी नंबर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है 36 नंबर, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, 36 का ए नंबर प्लेसेंटा से इसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 में, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होती है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत की विशेषता होती है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जगह 37 का। अगला क्वेश्चन 38 का हम लोग देखेंगे कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन ऊर्जा का जब हम उपयोग करते हैं तो उसका वेग जो होता है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, न्यूनतम है, तो 38 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो हो क्या है कि 39, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, यानी जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन बी कोयला हो जाएगा। ये क्या है, समाप्य ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, तो वो क्या है कि 40 नंबर है, प्राग कोश में होते हैं, तो प्राग कोश में क्या होते हैं, तो प्राग कोश में परागकण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य सेट